नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्ना रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र का आज 5वां दिन। कार्यवाही शुरू होते ही पहाड़ मैदान के मुद्दों पर महासंग्राम। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने छेड़ा साले पहाड़ का मुद्दा। विधानसभा सत्र में 5वें दिन की कार्यवाही जारी। बजट पर चर्चा होने के बाद आज पास होने की उम्मीद। सख्त भू कानून विधेयक को किया गया था पास। विधानसभा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का उठा मुद्दा। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान को किया निंदा। प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया। मंत्री को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। हरिद्वार धर्मनगरी में शरदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत। कांवड़ यात्रा को लेकर जयकारों की गूंज। महाशिवरात्रि से पहले गंगाजल लेकर कांवड़िया पहुंचे हरिद्वार। उत्तरकाशी में बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बंद। 2-3 मौसम खराब होने के बाद हुआ भारी स्नोफॉल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां सदन की 5वें दिन की कार्यवाही शुरू और कार्यवाही शुरू होते ही पहाड़ मैदान के मुद्दे पर महासंग्राम भी देखने को मिल रहा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने छेड़ा साले पहाड़ का ये मुद्दा और देहरादून से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां कार्यवाही शुरू होते ही पहाड़ मैदान के मुद्दे पर महासंग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने छेड़ा साले पहाड़ का मुद्दा। प्रेमचंद अग्रवाल का नहीं दिया सरकार के किसी मंत्रियों ने साथ। देहरादून से खबर, सदन की 5वें दिन की भी कार्यवाही शुरू। कार्यवाही शुरू होते ही पहाड़ मैदान के मुद्दे पर महासंग्राम। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने छेड़ा साले पहाड़ का मुद्दा। प्रेमचंद अग्रवाल का नहीं दिया सरकार के किसी मंत्रियों ने साथ। खबर देहरादून से, जहां सदन के 5वें दिन की भी कार्यवाही जारी है और कार्यवाही शुरू होते ही पहाड़ मैदान के मुद्दे पर यह महासंग्राम छिड़ गया और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने छेड़ा साले पहाड़ का ये मुद्दा। प्रेमचंद अग्रवाल का नहीं दिया सरकार के किसी मंत्रियों ने साथ। कार्यवाही शुरू होते ही पहाड़ मैदान का ये मुद्दा छिड़ा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने साले पहाड़ का ये मुद्दा छेड़ा। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और विधानसभा सत्र की कार्यवाही लगातार जारी है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी और बजट पर चर्चा होने के बाद आज पास होने की उम्मीद। कल देर रात तक चला था सदन। बजट पर चर्चा होने के बाद आज पास होने की उम्मीद लगाई जा रही। कल देर रात तक चला था सदन। देहरादून से आपको खबर बता रहे, जहां सख्त भू कानून विधेयक को किया गया था पास। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन। विधानसभा सत्र की कार्यवाही जारी। बजट पर चर्चा होने के बाद आज पास होने की भी उम्मीद। कल देर रात तक चला था सदन। सख्त भू कानून विधेयक को किया गया था पास। देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन।
रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार धर्मनगरी में शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर जयकारों की गूंज। और हरिद्वार से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर जयकारों की गूंज हर तरफ। और महाशिवरात्रि से पहले गंगा जल लेकर कांवड़िया पहुंचे हरिद्वार। कांवड़ यात्रा में पुलिस प्रशासन का यातायात प्लान भी तैयार। महाशिवरात्रि से पहले गंगा जल लेकर कांवड़िया पहुंचे हरिद्वार। कांवड़ यात्रा में पुलिस प्रशासन का यातायात प्लान भी तैयार। आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा होगी तेज। शिव भक्तों के लिए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। और हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर जयकारों की गूंज। महाशिवरात्रि से पहले गंगा जल लेकर कांवड़िया पहुंचे हरिद्वार। कांवड़ यात्रा में पुलिस प्रशासन का यातायात प्लान भी तैयार। महाशिवरात्रि से पहले गंगा जल लेकर कांवड़िया पहुंचे हरिद्वार। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा का आज 5वां दिन है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि आज प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन यदि विपक्ष अपने मुद्दे उठाता है तो नियम 58 के तहत उन पर चर्चा की जाएगी और यह निर्णय विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका प्रदान करेगा। आज शनिवार है और आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। चूँकि इसमें प्रश्नकाल तो नहीं चलता है, लेकिन नियम 58 और उस प्रकार से जो भी नियम के तहत विपक्ष यदि अपने कोई मुद्दे उठाएगा तो उसमें स्वाभाविक रूप से चर्चा होगी, सरकार उसका जवाब देगी। और उसके साथ साथ जो अभी हमारे बजट से संबंधित अनुदान मांगे हैं उन पे भी अभी 13 मद बचे हैं, उन पे चर्चा होगी। और नियम 54 से जो हमारे माननीय दिलीप रावत जी हैं, अन्य माननीय सदस्यगण हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ सूचनाएं लगाई हैं, उस पर चर्चा होगी। रुक करते हैं अगली खबर का। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन के अंदर दिए गए विवादित बयान के बाद कांग्रेस पार्टी मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ खुलकर बयानबाजियों में उतर आई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि मंत्री जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है और वे लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिन्हें उत्तराखंड के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों को कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों को वो सदन के अंदर इस तरह से गाली दे रहे हैं। किसी भी जाति, किसी भी विशेष धर्म के लोगों को इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को तो कम से कम। और मुझे तो एक बात बड़ी अच्छी लगी विधानसभा अध्यक्ष जी की, उन्होंने तल्ख टिप्पणी की इस पर, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने टिप्पणी की। और देखिए, इस राज्य की लड़ाई को लड़ने में सारे लोगों का योगदान है, चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के हैं, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद राज्य मिला है, तो जनप्रतिनिधियों को अपने होशोवास में रहना चाहिए। और मुझको लगता है प्रेमचंद अग्रवाल जी अपना संतुलन खो बैठे हैं। जो प्रेमचंद अग्रवाल ने, जो कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा सरकार में, उन्होंने जो बयान दिया है पहाड़ विरोधी, वो पहाड़ विरोधी है और उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उनको अपने अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और ऐसे पागल मंत्री को तत्काल मैं मांग करता हूँ बर्खास्त करना चाहिए। और बर्खास्त अगर नहीं करेंगे, सीएम खटीमा एसडीओ कार्यालय परिसर में वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ के बैनर तले वन विभाग के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उनके मुख्य मांगों में वन सेवा नियमावली 2016 को पूर्व की तरह लागू करना, वन बीट अधिकारियों और आरक्षियों को एक स्टाफ देने और पुलिस की तर्ज पर अतिरिक्त वेतन और हाउस रेंट अनाउंस देने की मांग शामिल है।
वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ के मंत्री मुकेश कुमार ने बताया कि उनकी मांगों का शासन को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन जब तक लिखित आदेश नहीं मिलते धरना जारी रहेगा। और वन विभाग की एसडीओ सचिता वर्मा ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जा रहा और जल्द ही इसका हल निकलेगा। यहाँ पर वन बीट अधिकारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें पूर्ण कराने के संबंध में इनके द्वारा उच्च स्तर से पत्राचार भी किया गया है और अपनी मांगों को उनके सम्मुख रखा भी गया है। तो इस संबंध में इनके द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इनके जो अन्य साथी हैं वो प्रभाग कार्यालय स्तर या वन संरक्षक कार्यालय के स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन है ये और अपनी मांगों को इनके द्वारा उच्च स्तर के सम्मुख रखा गया है। ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है 6 तारीख से पहले सांकेतिक रूप से चला है और उसके बाद जो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर ये 13 तारीख से जो हमारा अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा था। जो हमारी मांगे थी जैसे कंधे पर 1 स्टार और HRA और नियमावली संशोधन और सभी को HRA अनुमन्य करी जाए। तो इसमें जो अभी आपने देखा होगा कि सुना भी होगा और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन है हमारी जायज़ मांगों को लेकर के है और इसमें जैसे ही हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी हमें कुछ निर्देशित करती है या आगे की कार्यवाही की रणनीति के बारे में बताती है तो हम उसमें उनके निर्देशन में कार्य करेंगे। हल्द्वानी में कार का पीछा कर एक व्यक्ति पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। पीड़ित घनश्याम पंत ने पुलिस को तहरीर दी जिसमें उन्होंने बताया कि वो भीमताल से हल्द्वानी की तरफ आ रहे थे, तभी भूतिया पड़ाव के पास कुछ लोगों ने उनका पीछा करना शुरू किया और उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास भी किया और इसके बाद गौजा जाली के पास उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई और फिर गोली चलाने की घटना हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और पुलिस क्षेत्र अधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि FSL रिपोर्ट के लिए साक्षी संकलन किया गया है और यदि गोली चलाने की पुष्टि हुई तो मामले में धाराएं बढ़ाई जाएंगी। परसों रात को ये सूचना आई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि गोलीकांड हुआ है इस तरह से। तो पूछताछ करने पे ये पता चला कि जो इसमें आवेदक हैं वो भीमताल क्षेत्र से आ रहे थे और इनके गाड़ी द्वारा पीछा किया गया और तहरीर में दिया गया कि संभवतः शायद इनकी गाड़ी पे फायर किया गया था। श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके। तो अभी इसमें FSL जांच के लिए भेजा गया है और लेटर भेजा गया है, बैलिस्टिक जांच कराई जाएगी और जैसे ही साक्ष्य संकलन होगा उसके आधार पर कार्रवाई करी जाएगी। मुकदमा पंजीकृत किया गया है 124 सब क्लॉज 6 और 125 BNS में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे अगर इसमें और सच्चाई आएगी तो इसमें उसके आधार पर BNS के अन्य धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने विधानसभा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का मुद्दा उठाया और कहा कि इस प्राधिकरण के कारण अल्मोड़ा जिला सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका और नगर पंचायत की जो आय नक्शे स्वीकृत कराने से होती थी वो अब समाप्त हो गई है। इसके साथ ही लोगों को भवन निर्माण के लिए विभिन्न विभागों से अनुमति लेनी पड़ रही, जिससे उन्हें काफी असुविधा हो रही। विधायक ने सरकार से इस मुद्दे का समाधान करने का आग्रह भी किया, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही जिला विकास प्राधिकरण का सरलीकरण किया जाएगा। जहां पर भी नगर पंचायत है, नगर पालिका, नगर निगम है और सरकारें भी कहती कि आप अपने आय के स्रोत खुद विकसित करो करके, और इससे पूर्व जो भी मानचित्र पास होते थे, चाहे आवासीय हो चाहे कॉमर्शियल है, वो नगर पालिका नगर निगम पास करती थी और उनको आय भी प्राप्त होती थी, उससे वो विकास के लिए खर्च करते थे। लेकिन कुछ समय से प्रदेश के कई जिलों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लागू कर दिया गया है और उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा अल्मोड़ा जिला हो रहा है और वहाँ पर 2 साल से लगभग वहाँ पर धरना भी चल रहा है। हमारी मांग है, मैंने आज नियम 58 में उस प्रश्न को भी उठाया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त किया जाए। सरकार ने समाप्त नहीं किया है, निरस्त किया है और आज फिर मैंने इस प्रश्न को उठाया क्योंकि उसमें ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं जो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। उसमें एक तो नक्शे पास होने में 6-6 महीने लग जा रहे हैं और उसमें जो अनापत्ति लेनी है, फॉरेस्ट से अनापत्ति लेनी पड़ रही है, लेकिन फॉरेस्ट से वो जिले से ना होकर वो शासन से आपत्ति आने में टाइम लग जा रहा है। रुड़की के जबरेड़ा थाना क्षेत्र में वन विभाग में नौकरी दिलाने का जायजा देखकर 2 व्यक्तियों ने एक युवक से लाखों रुपए की ठगी कर ली।
पीड़ित राजकुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2016 में उसकी मुलाकात रुड़की के सचिन कुमार और परविंदर नागर से हुई थी, जिन्होंने उसे नौकरी दिलाने का वादा किया और उसके बदले में 10 लाख रुपए की मांग की। जब नौकरी नहीं मिली और युवक ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। झबरेड़ा है हमारा, वहाँ किसी वादी ने तहरीर एक शिकायत दी थी, तो वो कोर्ट के माध्यम से उन्होंने पुलिस पर अप्रोच किया है कि उनको नौकरी लगाने के नाम पर कुछ ठगी हुई है। तो एक प्रॉपर विधिक राय के बाद उसमें FIR पंजीकृत कर लिया अभियोग और विवेचना चल रही। जैसे फैक्ट आते हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। रुक करते हैं अगली खबर का। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में शमशान घाट से मृत व्यक्ति की अस्थियां चोरी करने का मामला सामने आया। पीड़ित आयुष्मान पराशर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 20 फरवरी को उनके नाना का अंतिम संस्कार किया गया था और आज उन्हें सूचना मिली कि कोई व्यक्ति उनके नाना की चिता पर तंत्र विद्या कर रहा है। जब वो मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक तांत्रिक उनके नाना की अस्थियां चुराकर भाग रहा था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी तलाशी में अस्थियां, तंत्र विद्या का सामान, शराब के पौवे और अन्य सामग्री भी बरामद हुई। आरोपी का मोबाइल भी जब्त किया गया जिसमें तांत्रिक विद्या से जुड़े कई वीडियो थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाँव के कुछ लोगों ने सूचना दी पुलिस को, कलियर पुलिस को, कि कोई शख्स एक डेड बॉडी जो जल रही थी, अंतिम संस्कार हो रहा था, उसमें से कुछ उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तो इमीडिएट पुलिस वहाँ पे पहुँची। पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा। कुछ तंत्र विद्या को लेके कुछ उसका करने ऐसा मानना था, तो पुलिस ने तुरंत उसमें FIR करके व्यक्ति को अरेस्ट किया और आगे की कार्रवाई चल रही है। तो काफ़ी चीज़ें सर बरामद हुई, उससे बताया जा रहा है। हाँ, वो कुछ तंत्र विद्या वाली कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा जो जिस परिजन के वो डेड बॉडी थी उनको आहत करने वाली थी और वास्तव में अपराध बन रहा था। तो आगे जांच का विषय कि उसमें क्या है, कैसी चीज़ें हैं सर। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में अब राज्य से बाहर के लोगों के लिए जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। राज्य सरकार ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के 11 जिलों में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। धामी कैबिनेट की बुधवार को हुई मीटिंग में भू कानून के नए संशोधन ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। देखिए हमारे खास रिपोर्ट में। प्रदेश में सशक्त भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश की जनता से जो वादा उनके द्वारा किया गया था, उस वादे और जन भावनाओं के अनुरूप सशक्त भू कानून को लेकर सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है। विधानसभा सत्र में सशक्त भू कानून के विधेयक पर मोहर लग जाएगी। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा जिससे कि राज्य की जो जमीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। जी, देवभूमि उत्तराखंड की जनता के हृदय की मांग, जो देवभूमि के भौगोलिक स्वरूप को, सांस्कृतिक स्वरूप को और अनादि समय तक उसको स्थापित रखने की जो एक बड़ी मांग थी कि राज्य के अंदर भू कानून बने। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जन भावनाओं की इस मांग को धरातल पर उतारा है। आज ही कैबिनेट उसको मंजूरी दी है और कल ही मुझे लगता है कि सदन के अंदर विधेयक आएगा और उत्तराखंड के अंदर हिमाचल से कड़ा भू कानून लागू होने वाला है। देखिए, भू कानून के बारे में राज्य की सरकार का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो महिमा मंडन चल रहा है, जो वाहवाही चल रही है, अभी
पता है नहीं कि मसौदा क्या है। उस भू कानून में आपने सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी कमी हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपदों को आपने अलग कर दिया। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं राज्य में और भू कानून बना रहे हैं। उस भू कानून में 2 जनपद जो महत्वपूर्ण जनपद हैं, जहाँ की ज़मीनें बहुमूल्य हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीनों की खरीद फरोख्त होती है, उन दोनों जनपदों को आपने मुक्त कर दिया, हरिद्वार को, उधम सिंह नगर को। उसके बाद पूरे 11 जनपदों में आप राज्य में कैसा कानून ला रहे हैं उसके बारे में कोई मसौदे पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। धामी सरकार का सख्त भू कानून सदन में पेश किया गया, जिसके चलते आज यानी कि बजट के चौथे दिन बजट के साथ साथ भू कानून को लेकर भी चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष ने पहले ही साफ कर दिया है कि पूर्व में मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के समय लाया गया भू कानून संशोधन के हिसाब से ही सरकार आगे की रणनीति तय करे। साथ ही उस समय पर कृषि वन चिकित्सा के नाम पर दी गई भूमि पर अब तक उसका कितना दुरुपयोग हुआ सार्वजनिक करे, तभी आगे भू कानून की कड़ी नीति को प्रदेश में लागू किया जाए, जिसको लेकर आज सदन में विपक्ष भी भू कानून के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। दूसरी ओर मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने भी सरकार से मांग की है कि वो भू कानून का मसौदा आम जनता के सामने पेश करे, ताकि पता चल सके कि सरकार भू कानून को लेकर कितने सख्त है, अन्यथा सरकार के खिलाफ प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा। हम तो सकारात्मक पहल की है हमने बजट। हम चाहते हैं कि सत्र सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चले, लेकिन सरकार की नीयत, सरकार की मंशा बजट सत्र को चलाने की नहीं है। और हमने देखा है कि आज का जो सशक्त भू कानून की राज्य सरकार प्रस्तुत करने जा रही है, कल प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा होनी है। तो जो हम चाहते हैं कि पहली सरकार श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी जी ने जो फैसले लिए हैं, वो फैसले अगर सरकार ईमानदार है, उन फैसलों को लागू करना चाहिए। और जो लगातार संशोधन हुए हैं 2018 से लेकर 22 से लगातार संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को वापस करें और एक श्वेत पत्र जारी करे राज्य सरकार। तो मैं सबसे पहले सवाल यही पूछना चाहता हूं भाजपा से, लगातार जनता इस बात को लेकर सड़कों पर संघर्ष करते रही, भूमि कानूनों में संशोधन विधेयक से पूर्व उसके ड्राफ्ट को जन समीक्षा के लिए एक बार जनता के बीच सार्वजनिक किया जाए, लेकिन आपकी सरकार ने ऐसा नहीं किया और आज आप कह रहे हैं कि सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड में भूमि कानून राज्य निर्माण के बाद से है, लेकिन कैसा कानून बनाया गया है इस बात की जानकारी जनता को भी है। अभी तक के कानून में माफिया के लिए सारे रास्ते खोले गए हैं जमीन के लूट के। हो सकता है जो आप भूमि कानूनों में संशोधन करने जा रहे हैं उसमें भी माफिया के लिए रास्ते खोले जा रहे हों। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में जाने से पहले ही धामी सरकार की जनता से प्रदेश में भू कानून लाने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद से ही सरकार अपने वादे और जनता की मांग पर सशक्त भू कानून प्रदेश में लाने जा रही है। यूसीसी लागू होने के बाद भू कानून प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। अब देखना ये होगा धामी सरकार का ये भू कानून क्या प्रदेश की संप्रदा, जल, जंगल और जमीन को भू माफियाओं से बचाने में कारगर साबित होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।